भारत का एक बहुत बड़ा सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य आखिर हासिल होगा कैसे? जवाब एक ही शब्द में छिपा है, डिजिटल। तो चलिए आज भारत के इसी डिजिटल इंजन को जरा करीब से देखते हैं, जिसने देश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। 5 ट्रिलियन डॉलर सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत का वो सबसे बड़ा आर्थिक सपना है जिसके लिए दिन रात काम हो रहा है। और इस सपने तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गुजरता है डिजिटल हाईवे से। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतार कैसे रहा है। आइए समझते। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले भारत की इस बड़ी महत्वाकांक्षा को जानेंगे। फिर हम उस डिजिटल बुनियाद को समझेंगे जिस पर ये सब कुछ खड़ा है। देखेंगे कि असल जिंदगी में इसके क्या नतीजे दिख रहे हैं, और आखिर में नए नियमों और भविष्य की चुनौतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुनियाद से। इस पूरे आर्थिक सपने की नींव रखी गई है एक बहुत ही अनोखे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसका नाम है इंडिया स्टैक। आप इसे एक तरह से देश की डिजिटल रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। अब देखिए, इंडिया स्टैक की सबसे खास बात क्या है। ये किसी एक प्राइवेट कंपनी का बंद प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, इसे एक पब्लिक यूटिलिटी मतलब एक सार्वजनिक संपत्ति की तरह बनाया गया है। जैसे हमारे लिए सड़कें होती हैं या बिजली का ग्रिड होता है, ठीक वैसे ही ये एक खुला डिजिटल हाईवे है जिस पर कोई भी, चाहे वो कंपनी हो या कोई छोटा स्टार्टअप, अपनी नई सर्विस बना सकता है। ये इंडिया स्टैक समझिए कि 5 पिलर्स पर खड़ा है और हर एक पिलर दूसरे के ऊपर बना है। सबसे नीचे यानी पहली लेयर है आधार, जो हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान देता है। इसके ठीक ऊपर आता है यूपीआई, जिसने पेमेंट को चुटकियों का खेल बना दिया है। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर, जो लोगों को अपना फाइनेंशियल डेटा सुरक्षित तरीके से शेयर करने की ताकत देता है। इसके बाद है डिजी लॉकर, जहां सारे जरूरी दस्तावेज डिजिटली सेफ रहते हैं। और जो सबसे नई लेयर है वो है ओएनडीसी, जो ई कॉमर्स को हर किसी के लिए खोलने की एक बड़ी कोशिश है। इन सब में से यूपीआई तो सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने डिजिटल पेमेंट को कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकालकर सीधा हर भारतीय के मोबाइल तक पहुंचा दिया। सोचिए, अब लेन देन तुरंत होता है और लगभग मुफ्त। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन पर असल जिंदगी में क्या असर हो रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। 14 अरब से भी ज्यादा। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये किसी देश की आबादी नहीं है। ये सिर्फ एक महीने में यानी अप्रैल 2024 में भारत में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट अब कोई नई चीज नहीं, बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। जन धन आधार मोबाइल, जिसे हम सब जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, इसने तो देश के कोने कोने में जैसे क्रांति ही ला दी है। और इसी का नतीजा है कि आज 80% से ज्यादा वयस्क फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 2.7 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। ये वो बचत है जो सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजकर की है। इससे हुआ ये कि जो लीकेज थी, जो भ्रष्टाचार था, उस पर एक बड़ी रोक लगी है। और अब ये जो सफलता है, ये सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं रह रही है। भारत अपने इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह पेश कर रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। और इसका असर भी दिख रहा है। आज लगभग 30 देश इसे अपनाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब देखिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है तो उसे चलाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए नए मॉडर्न कानूनों की भी तो जरूरत पड़ती है ना? तो चलिए अब इस पहलू पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत कितनी तेजी से अपने पुराने कानूनों को बदल रहा है। सोचिए, 1885 का टेलीग्राफ एक्ट,
कहाँ वो और कहाँ आज की ज़रूरत है। तो अब उसकी जगह 21वीं सदी के लिए डिज़ाइन किए गए नए कानून लाए जा रहे हैं। और इनका फोकस किस पर है? डेटा प्राइवेसी पर, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट पर और यूज़र की सुरक्षा पर। तो इन नए कानूनों का मकसद क्या है? इनका मकसद है एक संतुलन बनाना। किसके बीच? इनोवेशन के बीच और नागरिकों के अधिकारों और उनके डेटा प्राइवेसी के बीच। मतलब साफ है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ने दिया जाए, उसे रोका ना जाए, लेकिन बिना किसी लगाम के भी नहीं छोड़ा जाए। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इतनी बड़ी डिजिटल छलांग के साथ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी सामने आकर खड़ी हो गई हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, मतलब शहर और गांव के बीच का डिजिटल फासला। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि ये डिजिटल क्रांति आबादी के कुछ हिस्सों को कहीं पीछे न छोड़ दे। आज भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच इंटरनेट की पहुंच और स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल में एक बड़ा अंतर है, जिसे पाटना होगा। इसके अलावा भी कई और बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना होगा, जैसे बढ़ते हुए साइबर हमले जो हमारे पूरे डिजिटल सिस्टम को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि नियम कानून अक्सर पीछे छूट जाते हैं। फिर कुछ बड़ी टेक कंपनियों का बाजार पर बढ़ता दबदबा एक चिंता का विषय है। एआई का नैतिक इस्तेमाल कैसे हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और शायद सबसे जरूरी, करोड़ों लोगों को भविष्य की नौकरियों के लिए नई स्किल सिखाना, यानी रीस्किल करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के देशों को नया आकार दे रही है, क्या भारत का ये पब्लिक फर्स्ट डिजिटल मॉडल 21वीं सदी के एक आधुनिक राष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत की इस डिजिटल यात्रा के वैश्विक असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।